नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे, हालांकि ईरान और इजराइल का युद्ध समाप्त हो चुका है, सीज फायर लागू हो चुका है। नेतन्याहू जो इजराइल के, उन्होंने रह रहकर बीच में ईरान पर हमला करना छोड़ा नहीं, और इस बीच ट्रंप साहब उनसे गहरी तौर पर नाराज भी हुए और उन्होंने ट्वीट भी किया और झाड़ भी लगाई। वैसे नेतन्याहू जो हैं वो 75 साल के हैं, ट्रंप 79 ईयर के हैं, और खुमैनी साहब जो हैं वो 86 वर्ष के हैं। अब इसमें इजराइल दावा कर रहा है कि साहब इस जंग में जीत तो हमारी हो गई। अब ये श्रेय लेने की दौड़ है और बीच बीच में मिसाइल भी छोड़ रहे हैं, एक दूसरे को छेड़ रहे हैं। अब इसमें नेतन्याहू का दावा है कि जंग में इजराइल की जीत हो गई, और ये कह रहे हैं कि साहब हमारी ताड़ से तेहरान पूरा हिल गया है, और तुर्रा उस पे ईरान की ये स्टेटमेंट है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम हथियार नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं उसको डेवलपमेंट के लिए। तो जिसको आकर चेक करना हो वो चेक कर ले, और जब हमारा काम होता है तो निगरानी में कर ले। और वो मेंबर भी हैं, तो उनका काम है, वो कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे। तो ये बंद नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है ये जो नेतन्याहू कह रहे हैं, ये उसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। और ट्रंप का भी, क्योंकि बंकर बम तो समाप्त हो गए। तो अब मंगलवार की जो दिन है उसमें ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल के साथ सीज फायर के बाद विक्ट्री सेलिब्रेशन आयोजित किया गया। अब साहब ये अब विक्ट्री करो, लड्डू बांटो, प्रसाद चढ़ाओ, कुछ भी करो, विश्व के हित में, देश के हित की बात नहीं कर रहा मैं, विश्व के हित में है ये सीज फायर बना रहे। दावे आप ठोकते रहे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। अब इजराइल ईरान के बीच में जंग के 12वें दिन यानी कल सीज फायर हो गया, दोनों देशों ने इसकी पुष्टि की, साथ ही इस जंग में अपनी जीत का दावा कर दिया। यह ह्यूमैनिटेरियन स्वभाव होता है, यह मानवतावादी स्वभाव होता है कि वो हार को स्वीकार नहीं करता। अब आप देखें ईरान का कितना नुकसान हुआ, 25-30 टॉप ब्रांड आदमी मर गए, और इजराइल पर आज तक किसी ने आक्रमण नहीं किया था। इजराइल को इतना नुकसान हो चुका है कि आने वाले 5 साल में, अब अगले साल चुनाव भी है, अब आने वाले 5 साल में इजराइल क्या उतनी तरक्की कर पाएगा? जो पहले तो टूट फूट हुई है उसको ठीक करो, जो बिल्डिंगें गिरने वाली है उनको गिराकर उनकी जगह फिर दूसरी बिल्डिंगें बनाओ। तो बात यह है कि डींगे मारने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं। अब इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के खिलाफ इजराइल ने ऐतिहासिक जीत की है, जो पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। भाई साहब कितने मर गए, कितने चले गए, कितने राजा जीत गए, किस किस का हिसाब है आपके पास, जरा बता दो पूरे विश्व में। और उन्होंने कहा कि हम शेर की तरह उठे और हमारी दहाड़ ने तेहरान को हिला दिया। अब भाई साहब शेर उठे, गीदड़ उठे, लोमड़ी उठे, उससे क्या फर्क पड़ता है? उठना तो सब नहीं है। अब शेर भी अगर बैठ गया तो उठेगा तो सही ना, अपना नित्य कर्म से तो निवृत्त होने के लिए जाएगा कहीं ना कहीं, तो बैठे शेर को तो उठना पड़ेगा। जरूरी तो नहीं है किसी जानवर का शिकार करने के लिए उठे, तो शेर उठे या ऊंट उठे, क्योंकि आप तो ऐसी भाषा जानते हो ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौवा भी उठ सकता है, तो कौवा उड़ता है तो तब आप क्या कहेंगे, कौवा उड़ गया? तो बात यह है कि आप डींगे मारने के आदी हैं, और आप चेले किसके हैं? ट्रंप के।
उसको भी लंबी लंबी हाँकने की आदत है। वो भी जो है मस्करा टाइप का आदमी है वो। अब दूसरी तरफ ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघाची ने कहा उनका देश न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हमने इस तकनीक को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है, हमारे वैज्ञानिकों ने बलिदान दिया है, इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने बलिदान दे दिया। उनको इजराइल की मिसाइलों ने, इजराइल की मोसाद ने मार गिराया है और वहाँ पर कमी हो गई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जो अच्छे एक्सपीरियंस हैंड आदमी, टॉप ब्रांड के आदमी थे, वो इस पृथ्वी से कूच कर चुके। अब ईरान की राजधानी तेहरान में कल विक्ट्री सेलिब्रेशन प्रोग्राम भी आयोजित किया गया और अमेरिकी राष्ट्रपति ने सबसे पहले मंगलवार तड़के 3:30 बजे सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए दोनों देशों में सीज फायर की जानकारी दी थी। अब ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो है क्या? वो है रिसर्च फैसिलिटी, न्यूक्लियर पावर प्लांट, यूरेनियम माइन, यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट, यूरेनियम एनरिच प्लांट, न्यूक्लियर एक्टिविटी, जिसकी अभी घोषणा हुई नहीं है। अब ये बोना, मारिवान, लाविसान, आराक, बुशहर, बंदरे अब्बास, इस्फहान, सगंत, नतांज, फोर्डो, बारामिन, तेहरान, ये कम से कम नहीं 12-13 जगह पर इनका ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो सोर्स है वो बताती है। अब ईरान में सेलिब्रेशन है, तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। राजधानी तेहरान में इंकलाब स्क्वायर पर मंगलवार को विक्ट्री सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। इस सेलिब्रेशन में कई ईरानी महिलाएं भी शामिल हुई। महिलाओं के बिना किसी भी जीत को सेलिब्रेट करने का कोई अर्थ रह नहीं जाता, क्योंकि एक महिलाएं ही हैं जो बात को सही तरीके से कह, सुन और समझ सकती हैं। विक्ट्री सेलिब्रेशन के दौरान ईरानी और फिलिस्तीनी झंडे लहराए गए, क्योंकि ईरान जो है वो फिलिस्तीन का पक्का दोस्त है। सुप्रीम लीडर खमेनी ने के समर्थन के नारे भी लगाए गए। सेलिब्रेशन के दौरान एक व्यक्ति मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी की तस्वीर दिखाते हुए, इसलिए उन्होंने तस्वीर दिखाई कि बाघेरी इजरायली हमले में उनकी मौत हो गई थी, तो उनको वीर गति प्राप्त हुई। अब विक्ट्री सेलिब्रेशन में महिलाओं ने ईरानी सुप्रीम लीडर खमैनी साहब का जो पोस्टर लहराकर अपना समर्थन जाहिर किया। अब इजराइल संघर्ष जो है अब आगे किस मोड़ पर जाएगा, देखने वाली बात ये होगी। अब इजराइल के मंत्री बोल रहे हैं कि दुश्मनों के खिलाफ नरक के द्वार खोल दिए। तो भाई साहब, ये नरक और स्वर्ग की जो परिभाषा है ना, ये अपन को समझ नहीं आती, क्योंकि वहाँ से तो कोई चिट्ठी आती नहीं और वहाँ से जो आदमी जाता है उसके विषय में पता नहीं कर सकते। तो आप अपनी मोसाद से कहें वो नर्क के विषय में जानकारी पूरे विश्व के लिए उपलब्ध कराए, तभी पता चलेगा ना कि नर्क के द्वार खुले हुए हैं, उस द्वार के अंदर कितने लोग हैं और कौन कौन लोग क्या कर रहे हैं और कौन कौन सी प्रताड़ना मिल रही है, उन प्रताड़नाओं पे कौन कौन सी आत्माएं जो हैं कितने कितने गज लंबे फिट की हैं, चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, और उनको कहाँ कहाँ क्या क्या किया जा रहा है। तो उसका तपसिया जो है, उसकी तफसील से आप नर्क से कुछ ऐसा इंतजाम करें कि वो सारे का सारा तपसिया हमें सुनाई दे, तफसील से सुनाई दे। तो इजराइल ने राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बैन गिवर इतामार ने ईरान के साथ सीज फायर के बाद बयान देते हुए कहा कि इजराइल को अपने दुश्मनों के खिलाफ नर्क के द्वार खोल देने चाहिए। तो भाई साहब, ये गेट आप ही खोल दो ना यार। अब गेट ही तो खोलना है, कुंडा लगा होगा, ताला लगा होगा, थोड़ी साथ ले जाओ, तोड़ देना, दिक्कत क्या हो रही है। अब भाई नर्क तो सबके लिए है, वो ऐसा तो है नहीं कि हिंदुस्तानियों का नर्क अलग, इजराइल का नर्क अलग, ईरान का नर्क अलग। नर्क तो एक होगा, स्वर्ग हो सकता है अलग अलग हो। तो आपने तो नर्क के द्वार खोलने हैं, तो जाओ
उनमें कुंडा लगा होगा, हथौड़ी मारो, तोड़ दो और खोल दो। तो अब आपके बस की बात नहीं है ये। तो बैन गिवर बेंजामिन नेतान्याहू की सरकार के सबसे कट्टर सदस्यों में गिने जाते हैं और ईरान में सत्ता परिवर्तन की खुलकर वकालत करते रहे हैं। अब बताओ, अपने देश में नर्क का द्वार नहीं खोल पा रहे और उधर सत्ता के परिवर्तन की खुलकर वकालत कर रहे हैं। तो भाई साहब, ये बस बात समझ में नहीं आ रही, आपको समझानी पड़ेगी। ईरान के कमांडरों और वैज्ञानिकों का शनिवार को अंतिम संस्कार होगा। ईरान और इजराइल के बीच में जिसको हम कहते हैं, ये अंतिम संस्कार जो है, ये हिंदी का शब्द है, वैसे सुपुर्दे खाक कहा जाता है। और ये बड़ा पवित्र काम होता है। और ये कहा जाता है कि जो सुपुर्दे खाक यानी जो कब्र के ऊपर मिट्टी डालेगा तो उसको सबब मिलता है उस परवरदिगार का, उसको मन में शांति मिलती है, एहसास होता है कि जिंदगी क्या चीज होती है। क्योंकि जीवन में आप किसी को नाराज और राजी कर सकते हो, पर जब मर जाता है आदमी और श्वास नहीं चलता, और जब आप मिट्टी डाल रहे होते हैं, सुपुर्दे खाक, खाक कहते हैं मिट्टी को, तो जब सुपुर्द कहते हैं उसको सौंप देना, तो जब आप सुपुर्दे खाक कर रहे हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं स्वयं का भी एक दृश्य आपके चलचित्र की तरह गुजर जाता है कि मैं भी मरा हुआ हूं और मेरी कब्र पे भी सुपुर्दे खाक मेरे कुछ साथी, मित्र, सज्जन, रिश्तेदार कर रहे हैं। तो वो जो उस समय भावना होती है वो बहुत पवित्र होती है, और उस पवित्र भावना के साथ कहते हैं कि खुदा का सबब मिलता है। तो ये बात कुछ मैंने रिलीजियस कह दी, कुछ भावनात्मक कह दी। जो आपको मंजूर हो वो ग्रहण कर लें, जो ना मंजूर हो वो मुझे सहृदय वापिस कर दें, मैं ले लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मरना सभी को है। अब ये जानकारी ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी IRNA ने दी है। एजेंसी ने यह भी बताया कि 13 जून को मरे गए रिवोल्यूशनरी गार्ड्स प्रमुख हुसैन सलामी को गुरुवार को दफनाया जाएगा, यानी उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा कल, यानी 26 तारीख को, 26 जून को। आज 25 जून है और बुधवार है। अब ईरान ने 700 लोगों को गिरफ्तार किया है। ईरान ने 12 दिन चले संघर्ष के दौरान 700 लोगों को पकड़ लिया। इन पर इजराइल के साथ संबंध होने के आरोप है। देशद्रोही हैं ये लोग, तो देशद्रोह करोगे तो पकड़े जाओगे, इसमें तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। यह जानकारी ईरान से जुड़ी सरकारी मीडिया प्लेटफॉर्म नूर न्यूज़ ने दी है। इन लोगों पर संघर्ष के दौरान दर्ज इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से संबंध रखने और अपने दुश्मन के पक्ष में काम करने का आरोप है। तो भाई साहब, जो ईरान के 28-30 लोग मरे ना, वो मुफ्त नहीं मरे, वो कहीं ना कहीं मोसाद ने ईरान के लोगों को खरीद लिया और घर बैठे बैठे उनको मौत के घाट उतार दिया। तो ये तो ईरानी लोगों ने, कुछ लोगों ने तो देखो साफ सी बात है, इसमें बुरा मनाने की बात नहीं है, कुछ लोगों ने गद्दारी की है और उनको गद्दारी की सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि हर देश के वासी को अपने देश से प्रेम करने का संदेश जो है उस ईश्वर, उस अल्लाह, उस खुदा, उस गॉड के तरफ से आता है। और पहला धर्म, अब इसको आप वफादारी कह लो, कुछ भी कह लो, तो वो हमें यही संदेश देते हैं। जिस देश के अंदर आप रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और पलते हैं, बड़े होते हैं, परवरिश होती है, तरक्की करते हैं और अच्छे अच्छे ओहदे पाते हैं, तो उससे वफादारी करना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसका मतलब असल में आप ईरानी थे नहीं जो आपने गद्दारी की, और गद्दार की एक ही सजा होती है, वो है मौत के घाट उतार दिया जाए उसको। तो ये कुछ जज्बाती बात है, आपको कह दी, हालांकि इसका इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। अब ट्रंप ने CNN की खबर को फर्जी बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के तबाह ना होने से जुड़ी CNN की खबर को फेक बताया। ये तो भाई साहब ईरान खुद भी कह रहा है कि हमारा नुकसान नहीं हुआ, हमने तो यूरेनियम निकाल लिया था।
अब निकाल लिया था तो कैसे नुकसान हुआ? तो ईंट पत्थर ही तो तोड़े हैं आपने जाकर, इतने बड़े बड़े बम डालकर। आपने कुछ और थोड़ी तोड़ दिया है। तो एक सीक्रेट अमेरिकी रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि ईरानी परमाणु ठिकानों पर किए गए अमेरिकी हमलों के बाद उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम का मुख्य तबाह नहीं हुआ है। नोट करने वाली बात है ये। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक एक्स पर ट्वीट भी किया है, फेक न्यूज़ CNN टुगेदर विद द फेलिंग न्यूयॉर्क टाइम्स have teamed up in an attempt to demean one of the most successful military strikes in history. The nuclear sites in Iran are completely destroyed. Both the Time and CNN are getting slammed by the public. अब भाई साहब ये तो आप जानो आपका काम जाने, अब पब्लिक से क्या ठेका ले रखा आपने वो स्लैम करेगी? तो ये तो बेकार की बात कर रहे हो ट्रंप भाई, थोड़ा होश में आओ। अब जोश में होश खो देते हो यार, ऐसे नहीं होता। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी संसद की गोपनीय ब्रीफिंग टल गई है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्यों के लिए तय गोपनीय ब्रीफिंग को टाल दिया है। क्यों टाल दिया भाई, क्या हो गया? न्यूज़ एजेंसी AP ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सीनेट की ब्रीफिंग अब गुरुवार को होगी, यानी कल होगी, ताकि रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और विदेश मंत्री मार्को रूबियो उसमें शामिल हो सकें। वहीं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की ब्रीफिंग शुक्रवार तक टाल दी गई है, यानी परसों तक। यह जानकारी हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने दी। अब इसमें ईरान ने इजराइल के लिए जासूसी करने वाले 3 लोगों को और फांसी दे दी है। तो ईरान के इजराइल के लिए जासूसी के आरोप में 3 लोगों को आज सवेरे फांसी पर लटका दिया गया। इनके नाम इदरीस अली आज़ाद शुजाई और रसूल अहमद रसूल हैं। ये तीसरा मामला है जब कुछ ही दिनों में इजराइल के लिए जासूसी करने वालों को फांसी दी गई है। इससे पहले रविवार और सोमवार को 2 अन्य व्यक्तियों को इसी तरह फांसी दी जा चुकी है। अब अमेरिका का एक और यू टर्न देखो जी, क्या कह रहा है वो? ईरान से क्रूड ले सकता है चीन। ट्रंप ने एक और यू टर्न ले लिया है। उन्होंने ईरान पर लगे प्रतिबंधों में ढील के संकेत दे दिए। तो भाई साहब क्या गूंधा हुआ आटा ढीला हो रहा है क्या? ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर लिखा, चीन अब ईरान से तेल खरीद सकता है। उम्मीद है वे अमेरिका से भी काफ़ी खरीदेंगे। मार्च में ईरानी तेल खरीदने पर कई चीनी कंपनियों पर बैन कर दी गई थी। अब ब्रिक्स जो है वो ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों की निंदा की है उन्होंने। अब ब्रिक्स के अंदर तो जैसा कि नाम साफ है, वो आपको स्पेलिंग से पता चल जाएगा, BRICS। ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर लागू होने के बाद ब्रिक्स ने एक बयान जारी कर ईरान पर हुए अमेरिकी और इजरायली हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करार दे दिया है। ब्रिक्स ने कहा है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के दिशा निर्देशों के भी खिलाफ है। अब ब्रिक्स ने बयान में तनाव घटाने और मतभेदों को शांतिपूर्वक तरीकों से सुलझाने की अपील करते हुए अब वक्त है सभी पक्ष युद्ध का रास्ता छोड़कर कूटनीति की ओर लौट जाएं, बातचीत के जरिए समाधान निकालें। तो ये तो भाई साहब पूरे विश्व में ये बात मशहूर है और हर जाति, सांप्रदाय, देश, राज्य के लिए यह है कि समस्याओं का हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत और संवाद से ही निकलता है। एक संवाद ही ऐसी चीज है जो रास्तों को खोल ही नहीं देता, बल्कि सुविधापूर्वक कंफर्टेबली आपको काम करने की इजाजत भी देता है। और अगर अंडरस्टैंडिंग 2 पक्षों में अच्छी हो
तो ये बहुत अच्छा काम माना जाता है। अब इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करने के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन और है, इसको हम दूसरे एपिसोड में बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें 12 दिनों के संघर्ष का ब्यौरा आपको दिया जाएगा। तो इसी के साथ आपसे प्रार्थना करते हुए कि आप भी सभी, विश्व के सभी लोग मिलकर शांति की अपील भी करें, प्रयास भी करें और प्रार्थना भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस एपिसोड को आपसे विदा लेने की बात कहेंगे और एक प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको बीच बीच में कुछ ऐसी मजाकिया बात, जो हल्की फुल्की बात होती है, वो जानबूझकर हम, क्योंकि बोझ ना बढ़ जाए, अब आज 14 दिन हो चुके हैं, बोझ ना बढ़ जाए, इसलिए आपको थोड़ा विनोद पूर्वक, आपका मनोरंजन तो नहीं, कुछ हल्की बात कहकर आपको खुश करने का प्रयास करते हैं। तो आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।